हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय लॉ एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक। वो टॉपिक है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट। लास्ट लेक्चर में जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डिस्कस किया था वो टॉपिक कंसिडरेशन से संबंधित था। राइट। अब हम लोग मतलब सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और कंसिडरेशन के अंतर्गत आपने ये देखा था कि अगर किसी एग्रीमेंट में, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये हमने सेक्शन 25 के अंतर्गत देखा था और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस किए थे। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी कंसिडरेशन या किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अगर वो अनलॉफुल है, यानी कि अगर वो गैर कानूनी है, ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होता है। राइट। ये प्रोविज़न सेक्शन 23 के अंतर्गत दिया गया है। सेक्शन 23 की आप हेडिंग देखोगे, राइट, तो वो बताता है कि व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। ठीक। सेक्शन 23 तो ये बता रहा है कि कौन कौन से कंसिडरेशंस और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होंगे और लॉफुल नहीं होंगे। ठीक है। अब जो कंसिडरेशंस या जो ऑब्जेक्ट्स लॉफुल नहीं होंगे वो मतलब ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पर कंसिडरेशन और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर लॉफुल नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, सेक्शन 10 ये बताता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 10 और सेक्शन 23 इन दोनों सेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सेक्शन 20 हम लोग 4 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पर ये देखोगे कि सेक्शन 10 बोलता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो आज ये जो पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और लॉफुल ऑब्जेक्ट ये कहाँ बोला गया है, ये सेक्शन 23 में डिटेल में बताया गया है। ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आप जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और 23 में देखेंगे तो यहाँ बताया गया है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। यानी कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, लॉफुल होगा जब तक कि वो कानून के द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अगर कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कानून के द्वारा फॉरबिडन है, ठीक है, तो फिर वो लॉफुल नहीं होगा। इज ऑफ सच नेचर दैट इट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कंसिडरेशन अगर उसको परमिट कर दिया जाए तो वो कानून के प्रोविजंस को क्या करेगा, डिफीट कर देगा या फिर वो फ्रॉडुलेंट है। ठीक है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात बताई जा रही है इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। राइट। यानी कि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को इंजरी पहुंचाने वाला हो। और पांचवा बताया जा रहा है द कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये 5 बातें सेक्शन 23 में दी गई हैं, वो आपको याद रखनी है। ये 5 बातें जो मैंने यहाँ पर रेड हाईलाइटेड की हुई हैं, ये आपको याद रखना है। ये 5 बातें वो हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं हो सकता है, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हो सकता है। ठीक है। और अगर कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इन 5 पॉइंट्स पर आधारित है, राइट, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये सेक्शन 23 बता रहा है।
In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. राइट, ये क्लियर प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। तो सेक्शन 23 यहाँ पर ये देख लिया। अब थोड़ा सा बैक आते हैं और सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 बता रहा है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक पॉइंट दिया गया है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल नहीं है ये बात कहाँ बताई जा रही है, ये बात 23 में बताई जा रही है। अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला 23 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है कि इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट एनी एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच फॉरबिडन बाय लॉ इज अनलॉफुल एंड देयरफॉर वाइड। ठीक, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसका उद्देश्य या जिसके अंतर्गत जो प्रतिफल दिया जा रहा है वो ऐसा है जो कानून के द्वारा मना किया गया है, राइट। जैसे आप एक एग्रीमेंट करो किसी एक पर्सन के साथ कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करेंगे और ऐसी प्रॉपर्टी में क्या चलाया जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाएगा। तो प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाना क्या है, अनलॉफुल है, ठीक है। तो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। पियर्स वर्सेस ब्रुक्स ये जो केस है ये इसी तरीके से है, ठीक है। आप इसका फैक्ट पढ़ सकते हो। इन दिस केस प्लेंटिफ एग्रीड टू सप्लाई द डिफेंडेंट विद अ ब्रोगम ऑन हायर till the purchase money was paid by the installment in a period which was not to exceed 12 months. The plaintiff had the knowledge that the defendant was a prostitute and the brougham was to be used by her as a prostitute and to assist her in carrying on her sad immoral vocation. The jury found that the carriage was used by the defendant as a part of her display to attract men and the plaintiff knew that it was supplied for that purpose. Court held that plaintiff cannot recover the price of the things so supplied. यानी कि plaintiff को पता था कि डिफेंडेंट को जो ब्रोगम जो होता है, बुग्गी होती है घोड़े से जो चलती है, पहले के टाइम में चलती थी। तो ये जो प्लेंटिफ को पता था कि डिफेंडेंट जो हम इसको ब्रोगम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ये एक इमोरल वोकेशन, इमोरल व्यापार में इसका प्रयोग करेगी। और जानते हुए भी उसने क्या किया, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा क्योंकि ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एग्रीमेंट्स विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब प्रोविजन जो कानून के जो प्रोविजंस हैं उनको डिफीट करने वाला, ठीक है। सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट इफ एन एग्रीमेंट इज ऑफ सच अ नेचर that if permitted it would defeat the provisions of any law, the consideration or object of such agreement is said to be unlawful. यानी कि ए क्या करता है, promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. ए ने, ठीक है, B के साथ क्या किया, एक प्रॉमिस किया, है ना, टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। यानी कि ए ने बी के अगेंस्ट रॉबरी का मुकदमा किया हुआ था, ठीक है। और क्या किया जाता है कि एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन, द एग्रीमेंट इज वाइड। अब यहाँ पर रॉबरी का मुकदमा किया ए ने बी के अगेंस्ट और प्रॉमिस करता है कि अगर बी, ठीक है, संपत्ति को उसकी जो वैल्यू है अगर उसको वापस कर देता है तो ए बी के अगेंस्ट जो मुकदमा किया है उसको वापस ले लेगा। अब क्रिमिनल केस में, ठीक है, अगर एक बार क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट हो गया तो उसको स्टेट ही तो वापस ले सकती है, कोई पर्सन थोड़ा ना वापस ले सकता है। तो यहाँ पर जो ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया है, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कानून के प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है। तो ऐसा एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट दिया गया है फ्रॉडुलेंट, यानी कि जहाँ पर फ्रॉड के उद्देश्य से कोई काम किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। A, B and C enters into an agreement for the division among them
of gains acquired or to be acquired by fraud, the agreement is void as its object is unlawful. तो यहाँ पर ए बी सी क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम फ्रॉड के जरिए हम एक फ्रॉड के जरिए कोई बिजनेस करते हैं और उससे जो भी व्यापार जो भी हमें गेंस होगा, जो भी लाभ होगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन फ्रॉड के जरिए आ रहा है। तो ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट हो, ठीक है, तो वो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। चौथा प्रोविजन बता रहा है इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। कोई ऐसा कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई एग्रीमेंट का कोई ऐसा उद्देश्य है जहाँ पर किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्षति पहुँचाने के लिए क्या किया गया हो, प्रॉमिस किया गया हो, ठीक है, क्षति पहुँचाने का उद्देश्य हो। अब ये जो केस आप देख रहे हो राम स्वरूप वर्सेस बंसी मंदर, यहाँ पर दो पर्सन्स ने एग्रीमेंट किया कि किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं एक साथ, ताकि लोगों को मिसलीड किया जा सके और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसी की संपत्ति या पर्सन को क्षति पहुँचाना है। तो ऐसा कंसिडरेशन, ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी को क्षति पहुँचाना है। पाँचवा हम बात करते हैं इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाला या इमोरल, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसका ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी को डिफीट करना हो, पब्लिक पॉलिसी को अपोज करना हो या अनैतिक कार्य को बढ़ावा देना हो, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अब कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ के कुछ हेड्स हैं, जैसे बाई टेंडिंग टू प्रेजुडाइज ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो एग्रीमेंट करता है कि जी मैं अपनी पब्लिक पोस्ट को बेच देता हूँ, ठीक है, या मेरा सिलेक्शन हुआ है PCSJ में और मैं अपने इस अपॉइंटमेंट को बेच देता हूँ, बेचने का एग्रीमेंट किसी के साथ कर लेता हूँ, तो ये जो एग्रीमेंट किया जा रहा है दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अब बाय टेंडिंग टू द प्रिजर्वेशन और इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा करार जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, ठीक है, या पब्लिक डिसेंसी का वायलेशन किया जा रहा है, तो इस तरीके के कोई भी एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाले हैं। और जब ये मतलब अनलॉफुल हैं, ठीक है, ये सारे के सारे अनलॉफुल एग्रीमेंट होंगे तो ये इलीगल होंगे और वाइड होंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल फॉलोइंग मेन कॉन्सिक्वेंसेज विल इंस्यू, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, ठीक है, वाइड होगा, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कराएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड इन परसुएंस ऑफ एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर ऐसा कोई इलीगल मतलब एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें जो पैसा डिलीवर किया गया है उसको रिकवर नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर पार्टी इनोसेंट हो और उसने गुड फेथ में पैसा दिया हो तो उसको रिकवर कराया जा सकता है, ठीक है। वेयर नो मोर हैज़ बीन डन देन द पेमेंट ऑफ मनी एंड नो पार्ट ऑफ इलीगल पर्पस हैज़ बीन कैरिड आउट, यानी कि सिर्फ पैसा दिया गया है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस स्थिति में उस पैसे को रिकवर कराया जा सकता है। अदरवाइज, ठीक है, ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, इलीगल एग्रीमेंट को ना ही इन्फोर्स कराया जाएगा, ना ही वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है उसको रिकवर कराया जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 10 और सेक्शन 23 के प्रोविजंस को हम लोगों ने देख लिया, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मेल कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे फॉलो करिए, फेसबुक पेज है बाय लॉ एकेडमी के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे भी पेज है और टेलीग्राम पर भी आपको ये उपलब्ध है, ठीक है। आप जुड़िए ताकि अपडेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।